Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to deliver my lecture on means of communication or the basic forms of communication. All communications can't be of same type and can't flow through same means. So it is necessary to learn about types of means of communication. Number one is verbal communication. This is on the basis of expression, अभिव्यक्ति के आधार पर. वर्बल कम्युनिकेशन इन हिंदी वी से भाषिक संप्रेषण और भाषित संप्रेषण, that is called non-verbal communication. Verbal communication can be classified into two parts. Number one is oral communication and second is written communication. Oral communication is face-to-face communication, which is more personal and informal, and it is based on 7 C's. Number one is candidness, clarity, completeness, consistency, correctness, concertedness, and courtesy. Written communication is better for complex and difficult subjects, facts and opinions, and is better for keeping record of messages exchanged. जो भाषिक संप्रेषण होता है वो किसी भी भाषा के माध्यम से होने वाले संप्रेषण को भाषिक संप्रेषण कहते हैं, और जो भाषिक संप्रेषण है वो उस आधारभूत रूप से है जिसका कार्य वक्ता के भाव या उसके विचारों को श्रोतों तक पहुंचाना होता है, और इसमें ये भाषा जिसका समाज में प्रयोग होता है, ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए इस कम्युनिकेशन में जो कि आम लोगों को या समाज में समझने योग्य हो. दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन. ये शाब्दिक कम्युनिकेशन है और ये लिखित में होता है. यहाँ शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों, भावों और किसी फैक्ट को व्यक्त किया जाता है. इसी में आता है प्रवाह के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, वो 3 प्रकार से हो सकता है: ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण और आरेही संप्रेषण. ऊर्ध्वाधर संप्रेषण क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन. इसमें प्रबंधन व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य ये होता है. उच्च प्रबंधन जो होता है और उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनके मध्य ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है जनरली, और इसकी दिशा प्रबंधन से कर्मचारी या कर्मचारी से प्रबंधन की ओर होती है, अर्थात अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है. और जब निचले कर्मचारियों से प्रबंधक की ओर होती है तब इसे अवरोही कहते हैं, और जब प्रबंधक से निचले कर्मचारियों की ओर होती है तो इसे आरोही संप्रेषण कहते हैं. और ये एक संप्रेषण, ये किस प्रकार का संप्रेषण है? औपचारिक यानी फॉर्मल संप्रेषण कम्युनिकेशन है. दूसरा है आरेही या कर्णीय संप्रेषण, डायगोनल कम्युनिकेशन. इस संप्रेषण में संप्रेषण के जो क्षैतिज प्रवाह के अतिरिक्त जो संगठन होता है उसके विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण को शामिल किया जाता है. और इस प्रकार का संप्रेषण एक संगठन में जनरली उसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संप्रेषण के प्रवाह के गति को सहकारिता प्रदान करने के लिए किया जाता है. तीसरा पॉइंट इसमें आता है क्षैतिज या समतल संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन. ये जो क्षैतिज संप्रेषण होता है ये सहकारिता और जो टीम वर्क होता है इसकी भावना को जन्म देता है, और यह संगठन के समान वर्ग के अधिकारियों या कर्मचारियों के मध्य होता है.
मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक ग्रुप में काम करने वाले हैं, वो उनकी आपसी बातचीत होती है, या फिर जो प्रबंधक वर्ग हैं वो सारे प्रबंधक अपने आपस में जो बातचीत करते हैं। जैसे उस संगठन के कोई मान लीजिए कि मार्केटिंग मैनेजर है और जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उनके बीच जो संप्रेषण होगा उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन के बेस पर हम औपचारिक और अनौपचारिक कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। औपचारिक कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, यह संप्रेषण जो सामान्यतः एक संगठन में कार्यरत जो भी प्रबंधक और उसके संगठन के समान उसके बराबर पदाधिकारियों के मध्य होता है। इसमें कोई फैसला होता है, कोई स्मरण पत्र या मेमो, ये सब शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक जो है एक प्रबंधक है जो संगठन का उच्च अधिकारी है, वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी बी को आदेश देता है, तो यह कैसा संप्रेषण होगा? औपचारिक संप्रेषण। ठीक इसी तरह से जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल अपने प्रोफेसर्स को कोई आदेश देता है, तो ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण होगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेक्स्ट जो होता है अनौपचारिक संप्रेषण। मनुष्य संप्रेषण के लिए जो सदैव औपचारिक भाषा का ही प्रयोग नहीं करता। अनौपचारिक संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण के साथ साथ अनिवार्य होता है, वो उसके समकक्ष चलता है और यह कोई निर्धारित पद्धति से नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, जो मैंने लिखा है, जो स्लाइड्स बनाई है, वो रिटन कम्युनिकेशन है, और जो बीच में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एक तरह से अनौपचारिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन conveys relation, message and can take such forms. For example, kinesis or body language. Second is para language. Third is artificial communication. Fourth, proxemics. Fifth, chronemics. Sixth, haptics, and seventh is silent. So first one is body language. जो भी body language, all bodily movement, gesture and postures such as nodding of our heads, blinking of our eyes, etc. Unconsciously conveys messages, attitudes, moods, status, ये सब आते हैं बॉडी लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज पारा लैंग्वेज। द टर्म पारा लैंग्वेज is used to describe a wide range of vocal characteristics like tone, pitch, speed, etc. Vocal cues that accompany spoken language which help to express and reflect the speaker's attitude. पारा लैंग्वेज हम बोलते समय जनरली किसी बात पर बल देते हैं, कहीं पर हम कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर हमको डिलीवर करना है तो बहुत उसको स्ट्रेस के साथ बोलते हैं। कुछ हल्के फुल्के मैसेजेस रहते हैं तो हम उसको ऐसे जनरली बोल देते हैं सिंपल टोन में। पारा लैंग्वेज में भी ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई आपसे गुस्सा है या ज़ोर से बोल रहा है या टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांटती है तो उसका टोन अलग होता है। सिंपल वे में अगर वो बात करते हैं तो उसका टोन अलग होता है। तो ये सब पारा लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन में द यूज़ ऑफ पर्सनल एडॉर्नमेंट्स लाइक क्लोथिंग, एसेसरीज, मेकअप, हेयर स्टाइल, दीज आर the artificial example of artificial communication, and they provides important non-verbal cues about one's age, social and economic status, education level,
personality, etc. Next one is proximus. It refers to the space that exists between us when we talk or relate to each other, as well as the way we organize the space around us. और इसमें जो 4 पॉइंट्स हैं, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, पब्लिक. इंटीमेट में आता है फिजिकल कॉन्टैक्ट टू 18 इंच, इंटीमेट 18 इंच की दूरी फिजिकल कॉन्टैक्ट. पर्सनल में 18 इंचेस टू 4 फीट्स. नेक्स्ट सोशल 4 to 12 feet and public 12 feet to as far as we can see or hear. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक का एग्जाम्पल है, जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन. वहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा होती है. सोशल में 4 से 12 फीट तक होती है, पर्सनल में 18 इंच से 4 फीट तक होती है, और इंटीमेट में फिजिकल कॉन्टैक्ट टू 18 इंचेस ये रहता है. क्रोनेमिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वी यूज टाइम टू कम्युनिकेट. हमको कितना टाइम लगता है किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने में, किसी मैसेज को कम्युनिकेट करने में. हैपेटिक्स, इट इज़ कम्युनिकेशन थ्रू टच. इसका एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि जैसे जो ब्लाइंड लोग रहते हैं, जो ब्रेल लिपि रहती है उनकी, वो टच करके बताते हैं, तो ये उसका एग्जांपल है. साइलेंस, द एब्सेंस ऑफ पैरालैंग्विस्टिक एंड वर्बल क्यूज ऑल्सो सर्व्स इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेटिव फंक्शन. साइलेंस, मौन, चुपचाप रहना, किसी काम को करने या ना करने को भी व्यक्त करता है और वो उसको कम्युनिकेट करता है. Now let's see the benefits of effective communication. कम्युनिकेशन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो होता है वो एक जो सेंडर होता है वो उसको डिकोड करता है, वो रिसीवर तक पहुंचता है, उसको एनकोड करता है, देन एनकोड करता है सेंडर, देन वो रिसीवर तक पहुंचता है, और रिसीवर जो है उसको समझ के फिर उसके ऊपर रिएक्ट करता है, जिसको कि हम फीडबैक करते हैं. लेकिन जब कम्युनिकेशन जो मैसेज दिया गया है अगर वो समझ में आ रहा है और सामने वाले का रिएक्शन, उसका ये फीडबैक जो पॉजिटिव है, तभी हम कहेंगे कि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स बहुत ही डिसिप्लिन वे में अपने स्टूडेंट्स को रखते हैं. ऐसे टीचर्स जिनको बोला जाता है कि बहुत कड़क टीचर्स हैं, उनकी क्लास में बच्चे बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते. लेकिन जो टीचर सॉफ्ट होते हैं, पोलाइटली वो बच्चों से बात करते हैं, उस समय बच्चों को कोई, स्टूडेंट्स को कोई डर नहीं होता, और कई बार वो क्लास में मिसबिहेव भी करते हैं और डिसिप्लिन तोड़ते हैं, बात करते हैं. तो यहाँ पर दोनों में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जो टीचर डाटा या अच्छे से कंट्रोल करके रखता है और उसकी बात बच्चे सुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. इसलिए उसकी क्लास में वो शांत रहते हैं. लेकिन कुछ बच्चे, अगर मान लो एक टीचर बार बार बोल रहा है कि आप लोग शांत रहिए, कीप साइलेंस, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है. ओनली थ्रू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम एन ओपन सिस्टम इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट. और जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तभी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओपन सिस्टम है, इंटरैक्टिव विथ इन्वायरमेंट, वो सक्सेसफुल होगा. और इसका जो बेनिफिट्स है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का वो इस प्रकार है. क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो सामने वाला समझेगा उसको और रिस्पॉन्स देगा, और क्विकर त्वरित जो भी डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व हो जाएगी. स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग. अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा और वक्त पर होगा तो वो जो भी डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रॉन्गर होगा, सही ढंग से डिसीजन हो पाएगा. इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से इंक्रीज होती है.
स्टेडियर वर्क फ्लो जो है वो वर्क काम कंफ्यूजन की स्थिति में रुकता नहीं है, वो स्मूथली चलते रहता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कारण ही बिजनेस रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग होती है, और जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। क्लियर प्रमोशनल मटेरियल्स, जो प्रमोशनल मटेरियल्स हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कारण ही वो क्लियर होते हैं और उनके ऊपर वर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन्हेंस्ड प्रोफेशनल इमेजेस, प्रोफेशनल इमेज को इन्हेंस करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सामने वाला जो बोलने वाला है या जो वक्ता है या जो मैसेज सेंड कर रहा है, सेंडर है, वो उसकी एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। अगर उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तब लोग उसकी बातें मानते हैं। इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्स, इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर रिस्पॉन्स मीन्स कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तभी जो जिसको भी वो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वो इफेक्टिव होगा तो उसका रिस्पॉन्स सही ढंग से आएगा और फीडबैक भी तुरंत मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? फर्स्ट वन इज नॉइस, इट मीन्स इंटरफेरेंस that occur in a single and prevents you from hearing sound properly. Noise, यदि साइलेंस रहता है तो जो भी कम्युनिकेट किया जा रहा है वो सही ढंग से सुनाई देता है और उसके हिसाब से जैसा भी आपको जो सुनाई देता है वो उसके हिसाब से आप वर्क करने लगते हैं। लेकिन जो नॉइस होता है वो वो जो चैनल है उसको डैमेज करता है और सुनाई नहीं देता या आधा अधूरा सुनते हैं, और उसकी वजह से हमको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा बैरियर है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। कई बार आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में या मोबाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम है, बहुत आवाज़ आ रही है, तो सामने वाला दूसरी तरफ वाला क्या बोल रहा है वो आप समझ नहीं पाते हैं, और यहाँ पर कम्युनिकेट आपको सही ढंग से नहीं होता है। इसलिए इसको बोलेंगे लैक ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है सेमेंटिक प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स अराइजिंग from expression or transmission of meaning in communication are called semantic problem. कुछ चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर अगर क्लास ले रहा है और कोई एक पर्टिकुलर, सारे बच्चों को नहीं, बहुत सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं जिनमें से कुछ तो समझ लेते हैं और कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। दैट मीन्स कि जो एक्सप्रेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लेवल तक का नहीं है। तो यहाँ पर ये भी एक बैरियर है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर वो अपनी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स टीचर के सामने एक्सप्रेस करते हैं और टीचर फिर से उनको एक्सप्लेन करता है और अब वो समझ पाते हैं, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ। नेक्स्ट, कल्चरल बैरियर्स, द सेम कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, phrases, symbols, actions, colors means different thing to the people of different countries or different cultural backgrounds. This diversity may cause problems in effective communication. बहुत सारे जो बैकग्राउंड होते हैं, जो कल्चरल होता है या कुछ सिंबॉलिक होता है या एक्शन के थ्रू, कुछ कलर के थ्रू, कुछ ऐसे जो कल्चरल बैरियर सामने आते हैं, उनकी वजह से भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट, रॉन्ग एग्जम्पशन, पीपल आर ऑफन क्विक टू एक्ट ऑन रॉन्ग assumption even when they are required to be circumspect about matters. वो कई बार होता है कि कुछ बोला जा रहा है, उसको गलत ढंग से सोच लिया जाता है, तो रॉन्ग रहते हैं, सोच जो है उनकी
थिंकिंग जो है वो रॉन्ग होती है, तो सही मैटर उन तक कन्वे नहीं हो पाता। नेक्स्ट, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, द एटीट्यूड एंड ऑप्शन, प्लेस इन सोसाइटी, स्टेटस arising from one's position in the hierarchical structure of an organization, one's relation with peers, seniors, juniors, and family background. All these have deep effect on one's ability to communicate. जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, कई बार होता है, आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए कि बहुत से उसको अगर मान लीजिए कुछ घर में प्रॉब्लम है तो उसका माइंड थोड़ा अपसेट रहता है, और ऐसी कंडीशन में वो कई बार जो कम्युनिकेट कर रहा है वो सही ढंग से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर में ये एग्जांपल आ सकता है। नेक्स्ट इज इमोशंस, ए मैसेज रिसीव्ड when we are emotionally worked up will have a different meaning for us than we are calm and composed. जब हम शांत दिमाग से और कोई काम करते हैं और इमोशनली उस वर्क के प्रति, उस अपने काम के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, तो वहाँ पर हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो हमारे इमोशंस रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और वो सही ढंग से कम्युनिकेट होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, हमारे इमोशंस सही नहीं है, तो यहाँ पर फिर ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स बन जाता है। सेलेक्टिव परसेप्शंस, selective perceptions means that the receives selectively hear and see depending upon their needs, background, motivation, experience and other personal characteristics. And next one is filtering. It means sender of a message manipulate information in such way that it will be seen more favorably by the receiver. फिल्टरिंग यानी कि जो आपको मैसेज देना है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है या जो वो इतने सॉलिड वे में और आप इतने शॉर्ट में बताइए कि सामने वाला उसको सही ढंग से समझ जाए। अगर हम लंबी चौड़ी भूमिका बांध के उस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में मैसेज क्या है ये भूल जाता है, ये नहीं समझ में आ पाता और बाकी दूसरी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो फिल्टरिंग बहुत ही ज़रूरी है। फिल्टरिंग ना हो तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर साबित होता है। नेक्स्ट इज़ पुअर लिसनिंग। लिसनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है अगर उसको रिसीवर सही ढंग से सुन नहीं रहा है या सही ढंग से नहीं सुन रहा है तो उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो जो सीरियस प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई सीरियस प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कि किसी यूनिट में प्रोडक्शन चल रहा है और वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहा है वो ये बोलता है कि मशीन ख़राब हो गई है इसलिए स्विच ऑफ कर दो। अब स्विच ऑफ करना दूसरे वाले पर्सन को सुनाई नहीं दिया या वो सही ढंग से नहीं सुन रहा था या उसका दिमाग कहीं और था, ऐसी कंडीशन में वो स्विच ऑफ नहीं करता है तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये पुअर लिसनिंग का एग्जाम्पल है। गोल कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरी ऑफन clashes of goals of various units and sub-units of an organization leads to communicate breakdowns. कई बार होता है कि बहुत सारी जो यूनिट्स हैं, वेरियस यूनिट्स और सब यूनिट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो लोग अगर कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं करते हैं तो या कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, उनके जो गोल्स हैं उसमें क्लैशेस आते हैं और कम्युनिकेशन का ये बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। ऑफेंसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ obvious that an offensive style of communication leads to communication breakdown. Loss of transmission, communication often suffer or gets dilute
diluted when message pass on from one person to another in a series of transmission. अगर मान लीजिए कि वर्बली, जनरली ये देखा जाता है कि अगर वर्बली कोई मैसेज एक पर्सन को दिया जाए, वो पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट हो रहा है, उसके बाद उस पर्सन से नेक्स्ट पर्सन को कम्युनिकेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस मैसेज का जो लास्ट पर्सन है उसके पास उस मैसेज की मीनिंग कुछ अलग हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, ट्रांसमिशन बैरियर। यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है वही समझ में आना चाहिए सामने वाले को, और उसके बाद वो अगर किसी को कन्वे करता है तो उसको भी वैसा ही समझ में आना चाहिए, अदरवाइज फिर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता और इसको हम कह सकते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। अनचेक्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन मेक्स ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए, वो संक्षिप्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, और अगर ऐसा नहीं है तो वो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाती है। सो ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कैसे जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके बैरियर्स को दूर कर सकते हैं। तो इस चार्ट से ये बताया गया है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उसके बैरियर्स को दूर करने के लिए जो स्किल, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के स्किल हमको डेवलप करने हैं वो है कनेक्टिंग विथ ऑडियंस, जो श्रोता है उससे हम कनेक्ट हों। सेकंड, सिंपल वर्ड्स, जो वर्ड्स हम चुने वो इतना सिंपल होना चाहिए कि सबको वो समझ में आ सके। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि वो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो किस टाइप के ऑडियंस के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही है तो एक डॉक्टर अपनी वर्डिंग, उसकी हाई फाई वर्डिंग होगी क्योंकि सामने वाले सब डॉक्टर हैं, लेकिन अगर एक डॉक्टर पेशेंट को बताता है तो वो किसी रोग के बारे में अगर एक्सप्लेन करेगा तो वो साधारण भाषा में करेगा। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में जैसे आपके स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स, टोन्स, ये सब आते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि किस कल्चर के लोगों के सामने हम उसको पुट अप कर रहे हैं उस मैसेज को। नेक्स्ट, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने कुछ कम्युनिकेट कर दिया तो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक नहीं ख़त्म हो जाती, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने क्या समझा, सही समझा आपके मैसेज को या नहीं। सीकिंग पार्टिसिपेशन, और ये काम सीकिंग पार्टिसिपेशन, इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस आप पूछ के बता सकते हैं। आपका जो पार्टिसिपेशन होगा कि आपने मैसेज कन्वे कर दिया और अगर उसमें कुछ सामने वाले को नहीं समझ में आया है तो आपको उसको फिर से अगेन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एंड समराइजिंग व्हाट हैज़ बीन सेड, और अगर आपने अपना मैसेज कन्वे किया है तो उसको आप समराइज करके फिर से उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से करने से हमारा ओवरकमिंग ऑफ बैरियर से हम निकल पाएंगे, उस जो गतिरोध है, अवरोध है, उसको दूर कर पाएंगे और हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। थैंक यू। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे।